Hello students, I'm Ankit Kumar Mudliar and I'm your chemistry teacher. बेटा आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को। ठीक है। अब अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल होती क्या है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। तो बेटा अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की तो क्या होती है पीरियोडिक टेबल, ध्यान से सुनना। पीरियोडिक टेबल is a table which organizes elements in row and column। ठीक है, ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब इसको समझेंगे कैसे, ध्यान से। तो बेटा अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल क्या है, टेबल। अब आप सभी ने घर में आपके रजिस्टर वगैरह में देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से आपको नजर आती है। यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिसे हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है पी ब्लॉक और यहाँ पे होता है आपका डी ब्लॉक। इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल नजर आती होगी और नीचे आपको दिखता है एफ ब्लॉक। अब ये पीरियोडिक टेबल बनाने का रीजन क्या था, ताकि मैं आपको समझा सकूं रो एंड कॉलम के बारे में। देखो बोला क्या गया है कि पीरियोडिक टेबल इज अ टेबल विच ऑर्गेनाइजेस एलिमेंट्स। किसको ऑर्गेनाइज करता है बेटा, एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स बेटा आपके होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स और नोबल गैसेस। आपके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। तो इन एलिमेंट्स को हमें ऑर्गेनाइज करना है किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसलिए किसे बनाया गया, पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। और फिल करने का तरीका क्या है कि हम इनको फिल करते हैं रो एंड कॉलम में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रो एंड कॉलम होता क्या है। देखो बेटा अगर आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को लेफ्ट से राइट की ओर फिल करते हो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो इस तरह से अगर आप एलिमेंट्स को फिल करते हुए जाओगे तो इसे कहते हैं एलिमेंट्स को फिल करना रो में। किसमें, रो में। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम एलिमेंट्स को टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम फिल करेंगे तो इसे हम कहते हैं कि हम एलिमेंट्स को किसमें फिल कर रहे हैं, कॉलम में। किसमें फिल कर रहे हैं बेटा, कॉलम में। अब अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर रो को क्या बोला जाता है, रो को बोला जाता है बेटा पीरियड्स। क्या बोला जाता है, पीरियड्स। एंड कॉलम को क्या बोला जाता है, ग्रुप्स। क्या बोला जाता है, ग्रुप्स। एक बार वापस से सुन लो, हम किसकी बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल क्या है, एक टेबल है जिसके अंदर हम किसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एलिमेंट्स को। किसमें, रो एंड कॉलम में। ठीक है, रो क्या है बेटा कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट से राइट जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट से राइट में जब आप फिल करोगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रो में फिल करना। और जब टॉप से बॉटम में आप फिल करोगे तो आप बोलोगे कॉलम में फिल करना। ठीक है, रो को हम पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं बेटा, पीरियड्स। एंड कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको कितना यहाँ पे लिख लेना है वो देखो। देखो बेटा तो ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है रो एंड कॉलम। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि पीरियोडिक टेबल में रो को क्या बोला जाता है, पीरियड। एंड कॉलम को क्या बोला जाता है, ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड in increasing order of
order of their atomic number. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब ये जो एलिमेंट्स है बेटा, इनको जब ऑर्गेनाइज करते हैं हम किसमें, रो में एंड कॉलम में, तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कि इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में क्या किया जाए, अरेंज किया जाए। अब ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली प्रोटॉन का नंबर। किसका नंबर, प्रोटॉन का नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो किसको बताते हैं, एटॉमिक नंबर। किसको बताते हैं, एटॉमिक नंबर। तो ध्यान रखना एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, प्रोटॉन नंबर। एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन नंबर है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर। और जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में किया गया। ठीक है, अब इसका सिंपल तरीका मैं बता देता हूं, सिंपल कहना क्या चाहता है ये लाइन। देखो, जैसे मान लो कोई एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कोई एलिमेंट है सोडियम, है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो देखो पहले किसको अरेंज किया गया, सोडियम को, और फिर किसको अरेंज किया गया, मैग्नीशियम को। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, जो कि कम है किससे, मैग्नीशियम से। तो पहले किसको फिल करेंगे, सोडियम को, फिर किसको फिल करेंगे, मैग्नीशियम को। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। ठीक है बेटा, आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इतना मैं चाहूंगा कि आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ये पीरियोडिक टेबल का यूज क्या है, पीरियोडिक टेबल का यूज क्या है। देखो हम यहाँ पे ये पता करने वाले हैं बेटा कि पीरियोडिक टेबल जो हमने बनाई है वो मतलब बेसिकली किस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इंपॉर्टेंस की बात करने वाले हैं। तो आप क्या बोलोगे, जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको क्या देती है, इंफॉर्मेशंस। पीरियोडिक टेबल आपको क्या देती है, इंफॉर्मेशंस। किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। हर एक एलिमेंट यानी ईच एलिमेंट्स के बारे में आपको क्या देती है, वो इंफॉर्मेशंस देती है। अब वो इंफॉर्मेशंस क्या हो सकती हैं, वो इंफॉर्मेशंस हो सकती है बेटा कि आपको पीरियोडिक टेबल से क्या क्या पता लग जाता है, एलिमेंट का नेम, एलिमेंट का सिंबल, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का एटॉमिक मास। और मान लो आपको एटॉमिक नंबर पता है तो इसका मतलब आपको प्रोटॉन नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, आप एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये सभी इंफॉर्मेशंस आपको कौन प्रोवाइड करता है, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली हमारे लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशंस देती है किनके बारे में, हर एक एलिमेंट्स के बारे में। क्या इंफॉर्मेशंस देती है, नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, क्या क्या होगा किस किस एलिमेंट का। तो यहाँ पे हमने एक तरह से इंट्रोडक्शन देख लिया है कि क्या पीरियोडिक टेबल होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की। किसकी बात करने बेटा, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले हैं। तो देखो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल है क्या, हम बोल देते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल जो है आपकी, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले बेटा कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए, अलग अलग मेथड्स दिए, किस लिए, एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और यही क्या है, हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। और हम वन बाय वन पूरी हिस्ट्री इसकी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेवोजियर क्लासिफिकेशन, उसके बाद प्राउड्स क्लासिफिकेशन, उसके बाद डोवर्नियर ट्राइड, और फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आज हम इतना ही कवर कर पाएंगे, और बाद में सेकेंड पार्ट में इसके मेंडलीव्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम कवर करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, लेवोजियर से लेके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग रेडी होंगे, तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूं लेवोजियर क्लासिफिकेशन की बेटा, तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन जो है वो कब आया था? 1789 में। कब आया था? 1789 में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं लेवोजियर की, तो लेवोजियर का फुल नेम क्या है? एंटोइने लेवोजियर। एंटोइने लेवोजियर। ठीक, अब लेवोजियर क्लासिफिकेशन कहता क्या है? क्या कहता है लेवोजियर क्लासिफिकेशन? देखो, लेवोजियर क्लासिफिकेशन ये कहता है कि लेवोजियर का ये मानना था कि जो एलिमेंट्स हैं वो बेटा आपके टू टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट, वो हो सकते हैं मेटल। हो क्या सकते हैं मतलब, इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं उनको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। पहला मेटल और दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? नॉन मेटल। ठीक है, ये किसका क्लासिफिकेशन था? लेवोजियर का ये क्या था? क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने क्या बोला कि जो मेटल है वो क्या करते हैं बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? लूज कर सकते हैं। और नॉन मेटल के लिए इन्होंने क्या किया कि ये गेन करते हैं। किसको? गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। जैसे ये मान लो ये कोई मेटल है ए, अब अगर ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब ये ए थोड़ा ना रहेगा। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन का लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा? उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये जो बना, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? कटायन। क्या बोलते हैं बेटा? कटायन। तो इनका कहना था कि जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन यानी कटायन। और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल के केस में देखो, जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है बी और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? गेन किया। तो गेन करने के बाद अब ये जो बी है इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और ध्यान रखो, मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन करता तो 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आता। ठीक है, अब देखो, अब चूंकि आपका नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, इसलिए ये क्या होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो नेगेटिव। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन को क्या बोला जाता है? अनायन। क्या बोला जाता है? अनायन। तो इनका कहना था जो मेटल है वो कटायन फॉर्म करते हैं और जो नॉन मेटल है वो अनायन फॉर्म करते हैं। और बेसिकली एलिमेंट्स टू ही टाइप्स के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। ये किसका क्लासिफिकेशन था? लेवोजियर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि लेवोजियर क्लासिफिकेशन कहां फेल हुआ, तो बेटा जब इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन ही दे दिए तो देने के बाद कुछ समय बाद फिर किसकी डिस्कवरी हो गई? मेटेलॉइड्स। किसकी डिस्कवरी हो गई बेटा? मेटेलॉइड्स की क्या हो गई? डिस्कवरी हो गई। अब मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी होने के बाद ऐसे एलिमेंट, मेटेलॉइड क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की ही क्या हो? प्रॉपर्टी। मेटल दोनों की ही क्या हो? प्रॉपर्टीज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। ये सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं, पर इनको तो क्लासिफाई लेवोजियर ने किया ही नहीं था। इस वजह से लेवोजियर का क्लासिफिकेशन आगे चल के मेटेलॉइड्स की वजह से, मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी की वजह से क्या हो गया? फेल हो गया। मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी की वजह से क्या हो गया बेटा? फेल हो गया। तो आप ये लिख सकते हो, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड्स लेवोजियर क्लासिफिकेशन इज फेल्ड। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो लेवोजियर क्लासिफिकेशन क्या है? 1789 में आया। किन्होंने दिया? एंटोइने लेवोजियर ने। इनका क्या कहना था कि एलिमेंट्स को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें। अब देखो,
ये मेटल था, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्या बनाया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, जिसे क्या बोलते हैं, कटायन। इसी तरह से नॉन मेटल क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनायन। फेल क्यों हो गया, क्योंकि बाद में किसकी डिस्कवरी हो गई, मेटलोइड्स की। और मेटलोइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं। पर लेवोजियर ने अपने क्लासिफिकेशन में मेटल और नॉन मेटल के अलावा मेटलोइड्स का जिक्र नहीं किया था, इस वजह से इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। ठीक है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटलोइड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड्स हाइपोथेसिस, देखो 1815 में प्राउड्स हाइपोथेसिस आया और प्राउड्स का पूरा नाम क्या था, विलियम प्राउड। विलियम प्राउड, ठीक है। अब प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या कहता है, प्राउड्स हाइपोथेसिस कहता है all elements made up of hydrogen and its isotopes। इनका क्या कहना था कि जितने भी यूनिवर्स में एलिमेंट्स हैं वो किससे बने हैं, या तो हाइड्रोजन से या उसके आइसोटोप से। किससे बने, या तो हाइड्रोजन से या उसके आइसोटोप से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास ये है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4। अब देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन होता है 1H1, 1H2, 1H3। ये क्या है, इसके आइसोटोप्स। 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। 1H3 को क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। तो इनका ये कहना था या तो हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा या उनके आइसोटोप से मिलकर बना होगा। तो देखो, अगर मान लो ये हीलियम है और इसको हमें हाइड्रोजन से बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1H1 प्लस 1H3। तो आप देख सकते हो ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना हो गया, 4। ऐसा किसका कहना था, प्राउड्स का कहना था। पर बेटा अब आप ध्यान दो, यहां पे हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स में ये जो ऊपर की तरफ है इन्हें बोलते हैं एटॉमिक मासेस। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मासेस। क्या ये एटॉमिक मासेस एक इंटीजर वैल्यू है क्या, ये एटॉमिक मासेस क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन और उसके हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर कोई भी एलिमेंट बना होगा तो जो उसका एटॉमिक मास मिलेगा हमें वो एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। पर आगे चल के डिस्कवरीज हुई और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना था, 35.5। क्या हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप से कभी भी एटॉमिक मास 35.5 यानी क्या नॉन इंटीजर वैल्यू आ सकता है क्या, नॉन इंटीजर वैल्यू कभी भी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या हो गया, फेल हो गया। और इन जनरल भी हम कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर अगर सभी एलिमेंट्स बने होते बेटा तो वो तो गैस होने चाहिए थे। तो उस तरह से भी आप देख सकते हो इसको कि वैसे भी ये फेल हो गया। ठीक है, और एक तरीका आप ये भी देख सकते हो कि जो एटॉमिक मासेस है वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। पर कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास किसमें आता है, नॉन इंटीजर वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। इस वजह से प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो 1815 में क्या आया, प्राउड्स हाइपोथेसिस। जो साइंटिस्ट थे प्राउड, उनका पूरा नाम क्या है, विलियम प्राउड। अब अगर हम बात करें कि प्राउड हाइपोथेसिस कहता क्या है, तो ऑल एलिमेंट्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप्स। तो कहने का मतलब ये यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स है किससे बने, हाइड्रोजन या उसके आइसोटोप से मिलकर बने हैं। ठीक है, पर कहां पे फेल हो गया ये, अरे भाई अगर आइसोटोप से मिलकर बने हैं तो जो उसके आइसोटोप का एटॉमिक मास है वो सारे इंटीजर वैल्यू है। तो जो एलिमेंट्स बनेगा या जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। पर आप देखो क्लोरीन हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, इनमें क्या होती है, नॉन इंटीजर वैल्यू होती है। किनका, इनका जब एटॉमिक मास हम देखते हैं तो इनका जो एटॉमिक मास है वो एक नॉन इंटीजर वैल्यू या फिर एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, जबकि होना क्या चाहिए था, इंटीजर वैल्यू। और इस वजह से प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा डोबर्नियर
ट्राइड्स। क्या है? डोबर्नियर ट्राइड्स। देखो डोबर्नियर ट्राइड्स कब आया बेटा? 1817 में। कब आया? 1817 में। इनका पूरा नाम क्या है? जॉन वुल्फगैंग डोबर्नियर। जॉन वुल्फगैंग डोबर्नियर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पे डोबर्नियर ट्राइड में आपको ये वर्ड दिख रहा होगा ट्राइड। पहले इसको समझने की कोशिश करें कि ट्राइड होता क्या है। देखो बेटा, अगर मैं ट्राइड की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ट्राइड्स। तो ट्राइड्स होते क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स with similar chemical properties, with similar chemical properties। तो ट्राइड्स क्या होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी तीन का जोड़ा। ठीक है, ट्राइड्स को हम क्या बोलेंगे? थ्री एलिमेंट्स का जोड़ा, जिनकी सिमिलर क्या होनी चाहिए? केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइड्स बोलते हैं। तो आपको ट्राइड्स तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है डोबर्नियर ट्राइड में? डोबर्नियर अरेंज्ड elements in an increasing order of their atomic masses, increasing order of their atomic masses। दो बेटा, इसको समझाता हूं मैं अच्छे से। जैसे ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, जैसे मान लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है। अब इनको किस में अरेंज करना है? ग्रुप में। ग्रुप में अरेंज करने का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में अरेंज करने का मतलब होता है कॉलम में अरेंज करना, और कॉलम में अरेंज करने का मतलब होता है टॉप से बॉटम में अरेंज करना। तो देखो, अब अरेंज करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। देखो लिथियम, आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3। ठीक है, तो 3 होता है। तो आप क्या बोलोगे कि जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 7। इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 7। इसका क्या हो जाएगा? 23। और पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 39। तो ये इनके क्या है? एटॉमिक मासेस है बेटा। ठीक, अगर मैं बात करूं, अब इनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो सबसे कम एटॉमिक मास किसका है? लिथियम का। तो उसको सबसे पहले, फिर किसका? सोडियम, और फिर किसका? पोटेशियम। और ग्रुप में अरेंज करना है, इसलिए मैंने ग्रुप में अरेंज कर दिया। अब ये तीन का क्या बन गया? जोड़ा बन गया। क्या इसे मैं ट्राइड बोल सकता हूं? हाँ, इसे मैं क्या बोल सकता हूं? ट्राइड बोल सकता हूं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। इतना आप एक बार नोट डाउन कर लेना बेटा। ठीक है, और इसके आगे की फिर हम बात करते हैं। देख, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? he found that atomic mass of middle element is approximately equal to mean of other two elements, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? जो डोबर्नियर ट्राइड है वो क्या बोलता है कि जब एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज किया गया, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को, तो देखो इसका एटॉमिक मास यहां लिख दे रहा हूं मैं।
तो इनका क्या कहना है, ही फाउंड दैट कि जो मिडल एलिमेंट है, बेटा मिडल एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, कि जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट, मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट, इसको थोड़ा सा पूरा कर लेना, मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास, मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट एटॉमिक मासेस। तो देखो इन दोनों का क्या निकाल लो, ये आपके अदर टू एलिमेंट से इनका क्या निकाल लो बेटा, मीन निकाल लो। तो 7 प्लस क्या हो जाएगा आपका 39, और अपन में क्या कर दो 2, तो इससे क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे मीन, 7 + 39 कितना हो जाएगा आपका 46, और 46 बाय 2 कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 23, तो क्या है आपका 23। अब एक बार थ्योरी देखो, he found that atomic mass of middle element is approximately equal to mean of other two elements atomic masses। क्या आ रहा है क्या बेटा, देखो जब हमने अदर टू एलिमेंट्स यानी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब अरिथमेटिक मीन निकाला तो जो वैल्यू निकल कर आई वो 23 निकल कर आई, जो कि मिडल एलिमेंट के क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से डोबर्नियर ट्राइड का ये जो आप कह सकते हो ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्या हो गया, ये ट्रू अभी इस वक्त के लिए क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि धीरे धीरे जब और एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे और फिर इन्होंने ट्राइड्स बनाने का क्या किया, ट्राई किया, तो इन्होंने क्या पाया कि बाद में चल के जो एलिमेंट्स है उनका मीन का वैल्यू मिडल एलिमेंट के इक्वल आना बंद हो गया था। तो ये कुछ ट्राइड्स पे तो लागू हुआ पर सभी ट्राइड्स पे लागू ये नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हेलोजन ग्रुप होता है ना। अब ये देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ग्रुप में अरेंज कर दिया है, और इनका एटॉमिक मास क्या होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन 80 और आयोडीन 127। अब सभी बच्चे एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद से एक बार ट्राई करो। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इन दोनों का मिडल एलिमेंट को छोड़ दो और इन दोनों का क्या निकालो, अरिथमेटिक मीन निकालो, और जो वैल्यू आएगी वो देखो कि क्या वो इक्वल या अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही है क्या मिडल एलिमेंट के, ठीक है। सब ट्राई करो, ठीक। अब देखो इधर एक बार इसमें भी देख लो, तो क्या कहता है कि मिडल एलिमेंट के इक्वल आनी चाहिए, किन की, मीन वैल्यू फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की। तो ये देखो हमने ये 35.5 लिया और ये क्या लिया हमने 127, और इसका हमने क्या निकाला, मीन निकाला। जैसे आप इसका मीन निकालोगे बेटा ये पॉइंट में आएगा पर ये 80 के आसपास की कोई वैल्यू आएगी, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी क्या बना रहे हैं, ट्राइड बना रहे हैं, और डोबर्नियर ट्राइड को क्या कर रहे हैं बेटा, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे डोबर्नियर ट्राइड के ड्रॉबैक्स की। किसकी बात करेंगे, डोबर्नियर ट्राइड के ड्रॉबैक्स की हम बात करेंगे बेटा, कि कहां पे डोबर्नियर ट्राइड फेल हो गया। तो देखो अगर ड्रॉबैक की मैं बात करूं, तो फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, वैलिड फॉर ग्रुप ओनली। अरे जो इन्होंने ट्राइड बनाए वो ग्रुप में ही अरेंज किए गए थे क्या, पीरियड में इन्होंने कुछ अरेंज किया क्या, नहीं। तो ये ओनली ग्रुप के लिए ही क्या था, एप्लीकेबल था या वैलिड था सिर्फ, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, all elements do not follow डोबर्नियर ट्राइड। सभी एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने डोबर्नियर ट्राइड को फॉलो नहीं किया, ठीक है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आप एक बार इसे खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, फ्लोरीन आपका हो जाएगा बेटा ये होता है आपका 19, 35.5, और ब्रोमीन कितना हो जाएगा आपका 80। एक बार आप इसको ट्राई करना, देखो 90 + 80 बाय 2 कर लो,
जैसे आप करोगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, देखो इधर 80 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 99/2। तो ये आ रही है वैल्यू 49.5। कितनी आ रही है, 49.5। अब मुझे बताओ क्या फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो अरिथमेटिक मीन वैल्यू है वो क्या मिडल एलिमेंट के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ। तो हम क्या बोलेंगे कि सभी एलिमेंट्स डोवर्नियर ट्राइड को फॉलो नहीं कर रहे थे, कुछ एलिमेंट्स कर रहे थे और कुछ एलिमेंट्स नहीं कर रहे थे। ये भी किसका ड्रॉबैक है, डोवर्नियर ट्राइड का। ये क्या है बेटा, ड्रॉबैक। आगे चलते हैं अपन, हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो इसको मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। अब देखो ये क्या है आपके, ये है म्यूजिकल नोट्स। क्या है ये, म्यूजिकल नोट्स, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स, ठीक। अब देखो देखो बेटा, ये क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड ने क्या 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 बताया न्यूलैंड ने, वो देखो ध्यान से। सबसे पहले इन्होंने क्या बोले कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने भी क्या बोला कि भाई एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दो, अरेंज कर दो, किसको, एलिमेंट्स को। अब एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद इन्होंने क्या पाया, he found that every eighth element property similar like to first element। इन्होंने क्या पाया बेटा कि जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर है, फर्स्ट वाले से। अब इन्होंने इसको किससे कंपेयर किया, म्यूजिकल नोट से। अब इसी प्रॉपर्टी को, एलिमेंट्स की इसी प्रॉपर्टी को इन्होंने किससे कंपेयर कर दिया, म्यूजिकल नोट्स, ठीक है। अब देखो कैसे, अब म्यूजिकल नोट्स में क्या होते हैं, ऑक्टेव्स होते हैं, ठीक। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, डो रे मी फा सो ला ती। अब देखो कैसे, अब देखो आपने देखा होगा म्यूजिकल नोट्स में, जैसे आप सा से स्टार्ट करोगे, ये फर्स्ट हो गया, सा रे गा मा पा धा नी, नी कितना है आपका 7। अब नी के बाद वापस से क्या रिपीट होता है, सा, कौन से नंबर पे, 8 पे। इसी तरह से इन्होंने क्या बोला कि जब आप देखोगे कि जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर होगी, फर्स्ट एलिमेंट से। अब जैसे ये मान लो ये बेरिलियम है, ठीक है, ये आप अगर फर्स्ट मानोगे तो अब आप एट्थ में एलिमेंट काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो 8 नंबर पे क्या आ रहा है आपका, मैग्नीशियम आ रहा है। और मैग्नीशियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, सेम होती है। और यही क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। वापस से सुन लो, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। अरेंज करने पे ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट, हैव सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट, लाइक। और कंपेयर किससे किया इन्होंने, ऑक्टेव से, म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं उनसे, जैसे सा रे गा मा पा धा नी और सा। तो जैसे सा रिपीट होता है वैसे ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। कब, एवरी एट्थ एलिमेंट के बाद, एवरी सेवंथ एलिमेंट के बाद जब एट्थ एलिमेंट आता है तो एट्थ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अब अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं
तो बेटा इनका ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। कैल्शियम के बाद क्यों नहीं एप्लीकेबल है, वो देखो। कैल्शियम के बाद इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि कैल्शियम के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी वो 8 एलिमेंट के बाद नहीं बल्कि 18 एलिमेंट के बाद रिपीट होंगी, ठीक है। इसलिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहां तक वैलिड है, कैल्शियम तक वैलिड है। क्यों, इसके आगे क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बाद 8th एलिमेंट को प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होगी, 18 एलिमेंट से क्या होगी, प्रॉपर्टी रिपीट होगी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लो इसमें। फर्स्ट पॉइंट लिखो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है अरेंज्ड एलिमेंट्स increasing order of their atomic masses, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो बताया वही लिखा है बेटा, ठीक है। कि सबसे पहले अरेंज किया गया एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकंड पॉइंट देखो, he found that every eighth element will have similar properties like first element। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, he compared these similarity with octaves in music, या आप ये बोल सकते हो विद म्यूजिकल नोट्स, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले अरेंज किया गया एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी है और जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सिमिलर होगी। इसी चीज को इन्होंने किससे कंपेयर किया, ऑक्टेव्स इन म्यूजिक, जो भी म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और उसके अलावा आप इंग्लिश नोट्स की बात कर सकते हो, डो रे मी फा सो ला ती, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, ड्रॉबैक। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों फेल हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एप्लीकेबल, या आप लिख सकते हो वैलिड ओनली फॉर इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो वैलिड अप टू, या एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, ठीक है। क्या लिखोगे, अप टू कैल्शियम। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में सेकेंड पॉइंट क्या आता है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस न्यूलैंड फेल। अब ये पॉइंट समझने की कोशिश करना कि न्यूलैंड फेल कैसे हो गया। भाई जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरीज हुई, इनर्ट गैस क्या होता है बेटा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सिनॉन, रेडोन, ऑर्गेनोन, ये सब क्या है आपके इनर्ट गैसेस। जैसे इनकी डिस्कवरी हुई तो अब देखो हुआ क्या, हाइड्रोजन के बाद क्या आना चाहिए, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद यहां पे क्या आना चाहिए, नियोन। तो क्या लिथियम और नियोन की प्रॉपर्टी सेम होगी क्या, नहीं होगी। तो इनर्ट गैस की जैसे डिस्कवरी हुई और फिर जब इनर्ट गैस को इसमें फिल करने के ट्राई किया गया तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हो गया, फेल हो गया। और इसी के साथ बेटा हमने चारों टाइप्स, चारों क्लासिफिकेशन जो होते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो
और अगर अच्छा लगा हो और अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बंसल क्लासेस हिंगोली पे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, थैंक यू।